औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के बाद आपसे मुखातब हूँ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया। और नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक दस्तयाब हों। और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करें ताकि मुझे अपने आप को अपग्रेड करने में मदद मिल सके। नाज़रीन, एक दिन के वक्फे के साथ आज फिर जर्नल्स यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स पे आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ पे वीडियो बनाने लगा हूँ। कल मैंने बनाया, ज़रूरी समझा कि एक दिन का वक्फा दे लूँ इसे ताकि इलेक्शन का दौर आए और लोगों को बता सकूँ कि जो वो वोट डालेंगे, कुछ तो नहीं डालते, वो भी गलत करते हैं, जो डालें तो इस्लाम में वोट की शरई हैसियत क्या है, किसे डालना चाहिए कि नहीं। कल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने मुख्तलिफ जो उलमाए हज़रात हैं, जिसमें जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दूसरे उसी पाया के मुफ्ती साहिबान हैं, उनके फतवे के हवाले से मैंने वो वीडियो बनाई। उम्मीद है आप लोगों ने पसंद की होगी। आज जनाब तीसरे जनरल पे बात करते हैं, जनरल मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल अयूब खान 14 मई 1907 को ज़िला हज़ारा के नवाही इलाके रिहाना में एक हिंदको पश्तो घराने में पैदा हुए। याद रहे, अयूब खान की अपनी तहरीर करदा डायरी के मुताबिक वो 1905 को पैदा हुए, यानी 1907 की बजाय वो 1905 में पैदा हुए। चलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अयूब खान के वालिद का नाम मीर दाद खान था। 17 जनवरी 1951 को अयूब खान पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ मुकर्रर हुए। अयूब खान मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में वज़ीर दफ़ा भी रहे। यह साल था 1958 का, जब मुल्की सूरत हाल अबतर हो चुकी थी और अनारकी फैल रही थी। ऐसे में 8 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शला लगा दिया, लेकिन अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को माजूल करके जिला वतन कर दिया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात खुद संभाल लिए। फरवरी 1960 को अयूब खान को पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया मोहतरमा नुसरत इस्फ़हानी, जो कि सिकंदर मिर्ज़ा की अहलिया की कज़न थी, लिहाजा उसकी सिफारिश पर भुट्टो को सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना में शामिल किया गया था। लेकिन जब अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने भुट्टो को अपनी काबीना में अहम वज़ाहतें दी। अयूब खान का वज़ीर बनते ही भुट्टो ने सिकंदर मिर्ज़ा से रिश्तेदारी होने के बावजूद अपनी राहें जुदा कर लीं। जनरल अयूब ने 1962 का नया आइन लागू किया, जिससे आलमी सतह पर खूब पज़ीराई मिली, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़े तबके ने उसकी भरपूर मुखालफत की। वाज़ह रहे कि इस दौर में अवामी इनकलाबी शायर हबीब जालम ने अपनी शोरा आफाक नज़म ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैंने ये जानता तहरीर की। जनवरी 1965 को फिर सदारती इंतखाबात हुआ। इस इलेक्शन में अयूब खान के मद्दे मुकाबल फातिमा जना थी, लेकिन खुलेआम धांधली की वजह से अयूब खान और उसके हामियों ने कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन मजमूई तौर पर मोहतरमा फातिमा जना ने अयूब खान से ज़्यादा वोट हासिल किए। जनाब, असल में अयूब खान को अमेरिका की मदद भी हासिल थी, फुल सपोर्ट करते थे, बल्कि अगर इंतहाई माजरत के साथ कुछ अवाम के कुछ चंद जो लोग हैं वो इसे बुरा ना समझे थे। अयूब खान को बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका ने तैयार किया जिस तरह मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा, जिस तरह का वो मलाला को तैयार कर रहे हैं। मैंने तो बरमला का मलाला भी पाकिस्तान की मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, वो उसे ब्रेन वाश करके तैयार करके हमारे सामने पेश कर देंगे। उसकी मिसाल शौकत अजीज़ की है, उसकी मिसाल मोइन कुरैशी की है, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो, और खुसूसन हमारे वज़ीर ख़ारजा या कोई ऐसा बंदा जो हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही अमेरिका की मंजूर नज़र जो हों वही आते हैं, वरना दूसरा जितना चाहे सारे उसके हक़ में हो वो नहीं आ सकते। उसकी मिसाल जो है वो हमीद गुल की है। हमीद गुल के हक़ में सब थे,
यानी नवाज शरीफ भी, इसहाक खां भी, और फिर तालिबान के उस वक्त के चीफ थे वो भी थे, लेकिन अमेरिका बहादुर को मंजूर नहीं था तो वो नहीं बन सके। यानी अमेरिका बहादुर जो चाहता है हमारे पाकिस्तान में वही होता है। और ये अयूब खां तो अमेरिका बहादुर के एक किस्म के ले पालक थे, इंतहाई माजरत के साथ। वो इन पे ख़ास नज़र इनायत करते थे, जैसे इसराइल पे उनकी नज़र इनायत है। तो इसलिए जनाब सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था, तो लिहाजा वही बने। इसमें एक और दिलचस्प बात देखें, अयूब खां के बड़े भाई कामे पाकिस्तान से पहले ही सियासत में अपने आप को मनवा चुके थे, यानी वो जाने पहचानी शख्सियत थी। सरदार बहादुर खां, ये उनके बड़े भाई का नाम है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खां की काबीना में मवासालत के वज़ीर थे, जबकि वो बाद में भी अहम ओहदों पर काम करते रहे। ये बात हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी खाली नहीं होगी कि अयूब खां के बड़े भाई सरदार बहादुर खां 1962 में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने और उन्होंने अपनी तोपों का रुख अयूब खां की तरफ कर लिया। फील्ड मार्शल की हुकूमत के परखच्चे उड़ाने वाले सरदार बहादुर खां फौजी असम्बली में अयूब खां को मुखातब करते हुए ये शेर पढ़ा, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। ये उनका बड़ा मशहूर शेर हुआ जी, उनका तो शेर नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ा तो उसके बाद इस शेर को चार चांद लग गए। ये क्या था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये उनके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई यानी अयूब खां के मतलब ये पढ़ा। 65 के इंतखाबात में अयूब खां का इंतखाबी निशान गुलाब का फूल था, जबकि फातिमा जना लालटेन के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ रही थी। इस ज़माने में फातिमा जना के सपोर्टर ये नारा लगाते थे, एक शम्मा जली जल जाने को, एक फूल खिला मुरझाने को, जबकि मिल्लत का महबूब अयूब अयूब और फूल या शोला के स्लोगन के साथ अयूब खां की इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। 1965 के इंतखाबी मार्का को अगर अखबारात की नज़र से देखा जाए तो अयूब खां अपने इंतखाबी जलसों में अलानिया कहा करते थे कि फातिमा जना गद्दार है, इसे वोट देना पाकिस्तान तोड़ने का मुतरादिफ होगा। अंदाज़ा करें जी, यानी उस हस्ती को और उस अजीम औरत को गद्दार करार दे दिया जिसने पाकिस्तान बनाने में अपने भाई के साथ शाना बशाना रही, सूबतें झेली, मुसीबतें झेली, उसको एक सीट के पीछे गद्दार करार दिया गया। ये है असलियत सदर अयूब की। इसे वोट देना पाकिस्तान तोड़ने के मुतरादिफ होगा। जबकि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयूब खां ने फातिमा जना के गैर शादीशुदा होने पर तनकीद के नश्तर चलाने से भी बाज न आए और कहा कि मिस फातिमा खिलाफ फितरत ज़िंदगी गुजार रही हैं और आजकल वो बदखसान लोगों के चंगल में फंसी हुई हैं। यानी उन ज़ाती करैक्टर भी उन्होंने बाज नहीं आए, जो है ना तीर बरसाते रहे। यानी ये क्या अब नहीं है दुनिया में, अब अपनी किए की सज़ा भुगत रहे होंगे, क्या फायदा। यही हम लोग नहीं सोचते कि आखिर एक दिन इस दौर से जाना है। सब चले गए, अयूब चला गया, मुशर्रफ चला गया, ज़िया चला गया, बाकी भी चले गए, सिविलियन वज़ीर आज़म या सदर थे, वो अपने आपने किए कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले, सब के गुनाह माफ़ हो जाएं। वैसे मुसलमान मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन कुछ अपनी करतूतें भी तो ठीक होनी चाहिए ना। दीप जिसका महल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सब है बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी मैंने आगे भी जिक्र किया, माशाल्लाह इनकलाबी शायर हबीब जालद की ये शोरा अफाक नज़म अयूब खां की दौरे आमरीत में लिखी गई थी और उन्हीं पे लिखी गई थी। फिर इन पे उन्हें सज़ा भी हुई, जेल जाना पड़ा। अयूब खां की दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने मुँह बोले भाई नवाब और कालाबाग को अपना वज़ीर बनाए, लेकिन नवाब साहब ने यह कहते हुए वजारत लेने से इनकार कर दिया कि मैं इन दो टके के अरकान असम्बली के सवालों का जवाब देता फिरूं। नवाब कालाबाग ने एक डाकू जिसका नाम मोहम्मद खां था पा रखा था। कहते हैं कि अयूब इससे इतना डरता था जैसे शैतान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये बात हकीकत है भाई, आप किताबें उठा के देख सकते हैं। और अयूब खां कमांडर इन चीफ और सदर पाकिस्तान होते हुए भी इन इलाकों से गुजरने से गुरेज करते थे जिन इलाकों में मोहम्मद खां ने डेरे लगा के रखे होते थे। जी यानी वैसे तो उन्हें बहुत बहादुर कहा जाता है, लेकिन इतने बुज़दिल थे वो कि जिसका हिसाब कोई नहीं है।
फिर ये देखें जी, असल में कहा जाता है जी अयूब खां का दौर, कल भी अपना हम एक महफिल में बैठे थे, बड़े भाई की बेटी की मंगनी थी, तो वहाँ यही अयूब दौर का बात चलने के लिए, तो कहा जी उस दौर में बहुत खुशहाली हुई। तो भाई क्यों ना हो, अयूब के पीछे मुकम्मल तौर पे अमेरिका था और अयूब ने ही IMF का रास्ता हमें दिखाया। अयूब के दौर में ही 3 दफ़ा उन्होंने क्या नाम है अपना IMF से कर्जे लिए और उन्होंने ही हमें IMF के चुंगल में फंसाया। अयूब खां के दौर में 13 करोड़ 75 लाख डॉलर के कर्जे हमने लिए जी, और उसके बाद 400 चाल हो गया और आज तक हम भुगत रहे हैं। और फिर इसके अलावा भी जो देखें तो असल में हमारी आवाम जो है ना इतनी भोली है, आज तक वो इनके झूठे वादों में आती रही है। अब हर दफ़ा चाहे ज़िया हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे अयूब हो, उन्होंने ये कहा जी बस पाकिस्तान जो है ना अब तो बर्बाद होने लगा था, हमने आके से बचाया, हम ना आते तो ये डूब जाता। इसी तरह पाकिस्तान के बारे में ये रवैया 1958 से भी पहले का था, यानी अयूब खां के आने से भी पहले, यानी यही जब आया तो अयूब खां के आने में भी यही कहा गया कि ये मुल्क तकरीबन दिवालिया हो गया था, मैंने इसे आकर संभाला, मैंने माशाल्लाह इस मकसद के लिए लगाया और अब हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे। ये अयूब खां के अल्फाज थे जी। जी इसके बाद आस्ता आस्ता से पाकिस्तान वाकई संभलना भी शुरू हुआ, लेकिन इसकी बुनियादी वजह कोई अयूब खां का कमाल नहीं था, वो अमरीकी इमदाद थी जो इससे पहले इस मुल्क को नहीं मिल रही थी। लेकिन चूँकि अयूब खां अमरीकियों का मंजूर नज़र था और इनके कहने पर ही यहाँ पर पोस्ट हुआ था, इसलिए अमरीकी इमदाद आने लगी और हमको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। इस दौरान हम किसी हद तक संभले भी, लेकिन इस संभलने में भी अमेरिका का ख़ास हिस्सा था, क्योंकि अमेरिका बहादुर यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था। मसलन 2 मिसालें मैं आपको दूंगा। ज़रूरी तौर पर इस मुल्क को इस्टेब्लिश होने की एक गंदम जो थी मैक्सीपा के नाम से वहाँ यहाँ पर भेजी गई, और दूसरी जो थी वो एरीपाक यानी चावल जो भेजा गया। ये बेसिकली अमेरिकन रिसर्च लेबॉर्ट्री से तैयार किए हुए गंदम और बीज थे जो यहाँ पर लाए गए, और इनके बारे में कहा गया कि आप यानी जहाँ के जी एक मसलन 1 एकड़ में 1 मन गंदम होगी तो ये 10 एकड़ करेगा ये जो बीज है, हुआ ऐसे ही। और जिससे हम तकरीबन काफ़ी हद तक खुराक में वाकई खासकर गंदम में खुद कफील भी हो गए। लेकिन ये सारी चाल थी। आगे देखें, जब 2-3 साल गुजर गए तो पता लगा जी इस बीज ने ज़मीन की जितनी ताकत थी वो खींच ली, जिसकी वजह से हमें उधर से खाद मंगानी पड़ी। और फिर वो अच्छा, इसमें एक और ख़ास काबिल ज़िक्र जो बात है, अमेरिका वादा ने हमें बीज तो दे दिए, साथ ये पाबंदी भी लगा दी कि जिन जिन लोगों के पास अपने देसी बीज हैं वो तल्फ कर दिए जाएँ और मेरे जी बीज बोए जाएँ। वजह क्या थी कि उससे 2-3 साल तो हमें फ़ायदा हुआ ठीक ठाक, यानी हम गंदम में खुद कफील भी हो गए। लेकिन उसके बाद पता चला कि हमारी ज़मीन की जो कुदरती ताकत थी वो ज़ीरो हो गई। अब उसका क्या हाल जनाब, अमेरिका बाद होते पूरा कहते हैं ना अंग्रेज़ 100 साल आगे का सोचते हैं, तो हम 100 साल पीछे का सोचते हैं। तो जनाब उन्होंने हमें खाद दी कि जी ये डालें, यानी वो फिर खाद पे भी पैसे, हम ज़ाहिर है पैसे देंगे तो खाद वो मुफ्त तो अपने बाप को भी कोई चीज़ नहीं देता। यानी हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हमें कि यहूदा नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सके। ये खुली कुरान पाक में है, लेकिन हम फिर भी यहूदा नसारा पे जो ना रिलाई करके बैठे हुए हैं। जनाब उन्होंने फिर हमें कुदरती खाद दी और फिर हम जो है ना खादें डालनी शुरू की। उससे पहले हालांकि ये गोबर, ये आपको पता ही है, पत्तों से कुदरती खादें जो है ना, ये जानवर का गोबर खेतों में डाला जाता था, क्योंकि हमारे अबाऊ जाग भी पीछे खेती बाड़ी करते रहे हैं। मैं जाता था छोटे हुआ से 50 साल पहले, तो मैं देखता था। तो जनाब फिर वो तो ख़त्म हो गया। तो इसके साथ फिर दूसरी बात यह कि जब खादें आई तो उसके साथ कई किस्म के इमराज भी आए। मसलन सबसे ज़्यादा एक मशहूर जो है अमेरिकन सुंडी है, जो काटन में भी लगती है। फिर जब ये इमराज आए यानी कीड़े मकोड़े आए, तो उनके लिए फिर उन्होंने कहा जी हमसे ये देखें प्री प्लान कैसा स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें उलझा रहे थे। जरासीम कुछ अद्वियात लें जी, फिर हमने वो मंगवाना शुरू की
गोया हमारी पूरी इकॉनमी जो है ना अमेरिका के पास हॉस्टेज हो के रह गई। यानी अगर हमें खाद नहीं मिलेगी तो हमें गंदम नहीं मिलेगी, अगर हमें दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हमारा चावल आगे नहीं हो सकेगा। तो गोया अमेरिका ने हमें इस चक्रव्यूह में कस कर बांध दिया। ये इकॉनमी जो है ये 1968 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा जोर लगा है और बहुत ज़्यादा तरीके के साथ हमें इसका मुहताज करवाया गया है। ये अयूब खान के सर सेरा जाता है जी, जिसे कहते हैं जी इस मुल्क की खुशहाली, ये खुशहाली है जी असल में। लेकिन इसकी बदतरीन सूरत उसकी बदतरीन इयाम वो है जो 1988 के बाद से यानी बेनज़ीर से लेकर अब तक की सूरत हाल है। अब हम शदीद यानी उसके बाद तो फिर चल हो गया ना कर्ज़ों की। यानी ये देखें हमें इस चक्रव्यूह में बेसिकली फंसाने वाला कौन था, वो अपना अयूब खान साहब थे। और दूसरा जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि अयूब खान के दौर में भी जो तरक्की हुई है ना, यानी तरबेला बना, मंगला बना और उसके अलावा ये प्राइवेट फैक्ट्रियां लगी, और ये रोल मॉडल देखें तो उस साहब का है जिसका हम जिक्र ही नहीं लेते। वो आई थिंक साहबजादा यकूब खान, जिनकी यही 5 साल मनसूबा लेके कोरिया ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और आज उसके असम्बली में उसकी तस्वीर लगी है और उनके असम्बली के बाहर उसका स्टेचू बना हुआ है। अगर अयूब खान तरक्की करते ना फिर अयूब खान की तस्वीर होनी चाहिए थी वहाँ, उसकी नहीं है। बेसिकली हमारे ये देखें यही सियासतदान या कह लें तो ये इसका फार्मूला था भाई, इसने ये किया और बंदा दयानतदारी के साथ काम कर रहा था तो उसकी आजूदा तस्वीर भी और स्टेचू भी बना है और अयूब खान का कहीं भी नहीं बना हुआ। हत्ता कि जो इसके माई बाप थे अमेरिका, वहाँ भी उन्होंने कोई तस्वीर नहीं लगाई हुई थी, होगी पक्की बात है। तो जनाब बात यह है कि ये फौजी क़यादत, ये आज तीसरा जनरल मैंने आप लोगों के सामने किया, जो काम अच्छे हुए उसमें भी असल क्रेडिट किसके लिए जाता है, और जो इसने पाकिस्तान को तबाही के दोराहे पे डाला, आगाज़ इसने किया यानी IMF की राह हमवार की पाकिस्तान में आने के लिए, वो इसके साथ सेरा जाता है। फिर एक इंतहाई अजीम औरत मोहतरमा फातिमा जना के बारे में क्या क्या अलगाबात कहते रहे, यानी अगर मैं इसके बारे में कुछ कह दूँ तो फिर वो बदतमीज़ी हो जाएगी। तो ये है हमारा हाल जी। ये हमारे जो जितने भी माशाल्लाह मसनद पे आके बैठते रहे ना, वो ज़ाती गर्ज की वजह से आके बैठते रहे, उन्हें पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं था। अगर पाकिस्तान से लगाव होता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। सब ने अपना उल्लू सीधा किया। बात वही ये अयूब खान साहब के बड़े भाई के हर शाख पे उल्लू बैठा है, इस अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ जी। उम्मीद है मेरी वीडियो आप ये पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।